हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत का आकार और स्थिति। आकार और स्थिति से क्या मतलब है? आप देखते हो, आप जानते ही हो कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है ना। तो जो हमारी पृथ्वी गोल है तो उसका कैसा, पृथ्वी का आकार तो गोल है, मतलब एकदम गोल नहीं है, थोड़ा सा चपटाकार है। अपने जो दोनों ध्रुव हैं वहां पर चपटी है। तो वहां उस पृथ्वी पे हमारी जो भारत है उसकी क्या स्थिति है ना, वो कहाँ पर स्थित है। तो स्थिति जानने के लिए तो पहली बात ये पता होना चाहिए ना कि उसका ओर छोर क्या है ना। जैसे पृथ्वी चपटाकार है तो उसमें अलग अलग देशों की क्या स्थिति है, ये हम कैसे उसे लोकेट कर पाएंगे। इसे लोकेट करने का एक तरीका होता है, हमने क्या मतलब जो भौगोलिक स्थिति के बारे में रिसर्च करते हैं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी को कुछ छोटे छोटे डिग्रीज में डिवाइड कर दिया है ना, कोण में डिवाइड कर दिया। कोण यानी कि वो नहीं न्यून कोण और अधिक कोण में नहीं, छोटी छोटी डिग्रीज में छोटे छोटे एरिया को डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक डिग्री पे हमें पता चल सके। हम किसी की लोकेशन को अगर ट्रेस करना चाहें, एग्जैक्टली बताना चाहें, तो हम उसे अगर ऐसे करके बता दें कि 50 डिग्री नॉर्थ या साउथ, तो वो समझ जाए कि हाँ इस जगह की बात हो रही है ना। तो इससे बहुत सारी चीजों में आसानी होती है। जैसे कि जो एयरप्लेन जाते हैं वो इसी से अपना नेविगेशन इसी से करते हैं, ऐसे ही समझ में आता है उनको। और जो हमारी आर्मी है वो भी लोकेशन ऐसे ही लोकेट कर पाती है। और भी सारी चीजों में ये बहुत यूजफुल चीज है। किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर वो पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने दो शब्द बोले, अक्षांश और देशांतर। ये क्या है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे सबसे पहले। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है तो हम स्थिति कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, देशांतर है ना, देश में जो अंतर कर पाए ऐसी लाइंस। देखिए पृथ्वी पे आप चलते हैं, आपको कोई लाइन दिखाई देती है क्या? नहीं, ये काल्पनिक लाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, इससे दो तरह की, मतलब जो गोलाई है उसे और जो चौड़ाई है उसे, दोनों को डिवाइड करने के लिए एक जैसे समझ लीजिए नेट की तरह। तो जो देशों में अंतर करती हुई रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर, है ना। जो लंबी लंबी सी रेखाएं खींची गई हैं। अब इन रेखाओं की क्या खास बात हो सकती है? पहली बात तो ये देखिए, पूरी जो पृथ्वी है उसको हमने बीच से आधा किया है और लेटे हुए भी आधा। तो जहां से हमने उसको 20 से आधा डिवाइड किया है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है ना। 20 से डिवाइड किया है, इसको बोल रहे हैं ग्रीनविच लाइन। ये स्ट्रेट इसमें दिख रही है, बल्कि ये स्ट्रेट है नहीं, क्योंकि बीच में आप देख रहे हो ना ये स्थल खंड आ गए हैं। पृथ्वी बीच बीच में स्थल है, बीच बीच में जल है, तो ये इस हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी करके मूव हुई है। इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। जो अक्षांश जो देशांतर हैं उनके इसी के दोनों तरफ चलते हैं, है ना। 0 डिग्री से इधर और 0 डिग्री से इधर, यानी कि इधर यानी पूर्व। आप मैप में कैसे डिवाइड करते हो दिशाएं? जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ, यानी उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम, है ना। तो ऐसे ही हमने पृथ्वी पर डिवाइड कर लिया है ना। तो यहाँ 0 डिग्री है नॉर्थ में, यहाँ इस तरफ पूर्व की तरफ जाते हुए बढ़ते जाएंगे और पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे। बीच में क्यों 0 डिग्री डिवाइड किया? इसलिए क्योंकि पृथ्वी कैसी है, एक पूरी तरह से गोल नहीं है, तो ओवल शेप्स ही है ना। तो जो आप रेखा खींचते चले आइए तो बीच में क्या आता है, सबसे कम कोण आएगा, है ना, सबसे कम कोण। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे ही कोण बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से हम अलग अलग कोण दोनों तरफ बढ़ाते जाते हैं और बीच में हमने 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई ग्रीनविच लाइन। अब हमने पृथ्वी को आधा आधा बांटा है उसकी चौड़ाई के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से। तो उस बीच की लाइन को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी कि पृथ्वी के मध्य की जो रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भी आप यहाँ देख रहे हो कि 0 डिग्री लिखा हुआ है ना। ये 0 डिग्री है। आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे एक बिंदु होता है, उस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है ना। तो उसके आप फिर अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, फिर 60, ऐसे बढ़ते चले जाते हो, है ना। वही चीज है यहाँ पर, यहाँ 0 डिग्री है और इससे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कोण बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, 15, 30, 45, 60। अब इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा किस डिग्री पर है, कितने
ऊंचाई पर है ना। अच्छा, अब क्या है कि हमने ये जान लिया कि ग्रीनविच लाइन है जो देशांतर के बीच में है 0 डिग्री, और भूमध्य रेखा है जो कि अक्षांश के बीच की रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, अब क्या है कि हम ये जान ले अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे रेखाएं बन रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां पृथ्वी की चौड़ाई ज्यादा है वहां ये दूर दूर होंगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनके बीच की दूरी देखिए कम होती जा रही है ना। आप देखिए कि ऊपर जो है पृथ्वी क्योंकि ओवल है, ऊपर जाके कम हो जाती है ओवल शेप की वजह से, और जैसे जैसे दूर आएगी वैसे वैसे उनकी बीच की दूरी यानी देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और ध्रुवों पे उनकी बीच की दूरी कम होती है। ये तो हो गई देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो लेटी लेटी लिस्सी रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये तो समान ही होंगी क्योंकि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है ना, ऐसे तो नहीं चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए देशांतर में अंतर होता है लेकिन अक्षांश रेखाओं में अंतर नहीं होता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं यही टाइम भी डिसाइड करती हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या है, पूर्व में जल्दी सूर्य उगता है तो वहां जल्दी वो समय आगे होता है वहां, और जैसे जैसे पीछे जाते हैं वहां पर समय पीछे होता चला जाता है। जो पूर्वी एरिया है उनसे जो पश्चिमी एरिया है वहां पर 1 दिन का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर में देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अब हमने अक्षांश और देशांतर समझ लिया, अब अक्षांश देशांतर के हिसाब से भारत कहाँ पर है, भारत की कितने अक्षांश कितने देशांतर कितने डिग्रीज पर भारत है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फैक्ट्स हैं, इस पूरे चैप्टर में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ देख रहे हो आधा और आधा डिवाइड किया है। हाँ, हमने ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये बीच की लाइन जा रही है, भारत इस बीच की लाइन से ऊपर है, यानी कि कौन से गोलार्ध में है, ये ऊपर वाला गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, ये इसको मिनट पढ़ते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, यहां तक अक्षांश बता रहा है ये। उसके बाद क्या बता रहा है कि कर्क रेखा, फिर देशांतर बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। ठीक है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। पूर्व से पूर्व तक ही तो होगा क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में तो है। देखिए हाफ यहाँ से, ये यहाँ से भी जो हमने देशांतर से भी डिवाइड किया था इसमें भी पूर्व साइड में आ रहा है ना, तो इसीलिए पूर्व और पूर्व बोला जा रहा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा क्या चीज है, कर्क रेखा जो ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर की तरफ 30 डिग्री ऊपर की तरफ कर्क रेखा होती है। 30 डिग्री नहीं, 23 डिग्री 30 मिनट, और इतने ही मान पे नीचे जो रेखा होती है वो होती है मकर रेखा, उसे मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मिलता है, और दक्षिण पश्चिमी में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में। इस तरफ लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है। ठीक, अपने एटलस में आप इसको देख सकते हैं। आकार कैसा है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% ही है। जितना पूरे विश्व का स्थलखंड है उसका 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। इसमें क्या, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन है, रशिया। रशिया सबसे बड़ा देश है, और भारत का कौन सा नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो भारत की जो तट रेखा है, ठीक है, ये सिर्फ इसी को नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत का अंडमान लक्षद्वीप भी है भारत में ही, तो इस द्वीप के चारों तरफ की भी सीमा रेखा को हमने काउंट किया है, और अंडमान निकोबार के भी चारों तरफ की सीमा रेखा को काउंट किया है, तो यानी 7,516.6 किलोमीटर है इसकी दोनों को मिला के समुद्री तट रेखा। हाँ, और जो स्थल खंड वाला एरिया है ये कितना है,
ये 15,200 किलोमीटर तक में फैला हुआ है, जो स्थल खंड वाला एरिया आप देख रहे हो। फिर क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। भारत के उत्तर में आपने देखा ये हिमालय है ना, हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में क्या है, हिमालय है। यहाँ पूरा हर जगह यहाँ तक हिमालय हमारा फैला हुआ है। फिर इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जो दक्षिण का भूभाग है, दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। हाँ, फिर क्या है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। नीचे क्या है, भारत का जो वो है क्षेत्र, आप मानचित्र में देखिए, नीचे की तरफ क्या होता जाता है, सकरा होता जाता है, ऊपर की तरफ चौड़ा है। उसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये आप पहले ही देख चुके हैं। फिर क्या है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अच्छा, जो पूर्व और पश्चिम का विस्तार है ये कम प्रतीत होता है कंपैरिजन में उत्तर और दक्षिण की, है ना, यही बताना चाह रहे हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात जो है कहाँ है हमारा, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ ये पूर्व में है और ये पश्चिम में। यहाँ से यहाँ तक के समय में कितने का अंतर है, 2 घंटे का। ठीक है। अच्छा, इसलिए क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया। मानक याम्योत्तर ये होता है जो 82 डिग्री और 30 मिनट एक रेखा हमने खींची है, जो भारत के 82 डिग्री और 30 मिनट पे जाती है। इस रेखा पर जो ये मानक रेखा है, इस रेखा पर जो टाइम हो रहा होगा, ये जहां ये रेखा है जहां से गुजरती है, उस पॉइंट पे जो टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को मानक मान लिया गया। वही टाइम पूरे भारत में चलता है, क्योंकि पूरे भारत में एक ही टाइम तो चलना चाहिए। 2 घंटे का अंतर है तो पता चला आप कहीं से चले और कहीं पहुंचे, 2 घंटे बीत गए, लेकिन अभी टाइम वहीं का वहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे फ्लाइट्स वगैरह है, उसमें टाइमिंग में दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन वगैरह में लोगों के ट्रैवल करने में। तो इसलिए हर जगह पूरे भारत में एक ही टाइम रहे, इसलिए हमने एक मानक निकाल दिया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को। जो टाइम इस रेखा पे हो रहा होगा वही टाइम पूरे भारत में माना जाएगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, जो अक्षांश है उसका प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जो टाइम पे पड़ता है इसके। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप, भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। कहाँ, पूर्व और पश्चिम के मध्य में है ना, बिल्कुल सेंटर में भारत पड़ता है, पूर्व और पश्चिम के। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है ये इधर के यानी यूरोपीय देशों को भी मिलाता है ना, और इधर की यानी कि पूर्वी देशों को भी मिलाता है। तो इससे ये भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल सेंटर में हो जाती है। पूर्वी और यूरोपीय यानी पश्चिमी देशों के लगभग बीच की स्थिति हो जाती है भारत की। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इस तरह हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। जो हिंद महासागर, हिंद हमारे देश का नाम है और महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसी इसकी तटीय सीमा इस सागर से लगती है वैसी किसी भी देश की नहीं लगती है, और ये एक मिडिल केंद्र की सिचुएशन में है। इस वजह से जो वो इसके साथ जो सागर लगता है उसको हम हिंद महासागर नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है। मतलब भारत जो है, भारत के साथ बहुत सारे देश यहाँ आते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही है कि पूर्वी जो देश थे वो भी यहाँ आए थे, यहाँ राज करने के, व्यापार करने के लिए। बाद में वो राज करने लगे और ईरान से भी लोग आए, मुस्लिम्स कंट्रीज से भी लोग आए थे यहाँ, इधर से अफगान से भी आए थे, है ना। तो भारत हमेशा सेंटर में पड़ता था। ये हमारा भारत का इधर जो व्यापार आपने पढ़ा ही है कि मिस्र वगैरह से व्यापार पहले भी होता था, जब हमारी सभ्यता नई नई थी,
सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, है ना। श्रीलंका से, इधर जो है हमारा बंगाल की खाड़ी में जो है मालदीव है, ये सब, इन सब से हमारा बहुत पुराना संबंध है ना। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। पहले समुद्री मार्ग जो है नहीं पता था लोगों को, समुद्र में यात्रा नहीं कर पाते थे, लोग खो जाते थे। तो जो पर्वतीय दर्रे हैं उससे बहुत लोग भारत में आए थे, नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से, चीन से, अफगानिस्तान से, इस वाले एरिया से, मुस्लिम से एरिया से, है ना। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, जिसका प्रमाण आप कहाँ देखते हो? उपनिषद में, रामायण में, पंचतंत्र की कहानी में, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, क्योंकि वहां के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहां जाते थे, तो संस्कृतियां और जो नई नई खोज होती थी वो सारी चीजों का आदान प्रदान होता था। इसके सबूत जैसे मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। जो भारत से मसाले जो है यहाँ के बहुत फेमस थे, तो ये मसाले भारत से निर्यात किया जाता था, मलमल के कपड़े निर्यात किए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। हमारे देश में जो मीनार हैं और गुंबद बनाई गई हैं, ये हमारे यहाँ की संस्कृति के हिसाब से थोड़ी है। हमारे यहाँ तो क्या बनता है? मंदिर बनता है, उसके ऊपर छत्र बनता है ना। लेकिन ऐसे भी हमने देखा है कि मीनारें बहुत, पूरे इंडिया में आपको मीनारें देखने को मिलेंगी, गुंबद देखने को मिले। तो वो कहाँ की संस्कृति है? वो यूनानी स्थापत्य कला के प्रमाण है। इसका मतलब है कि हम यूनान से जुड़े हुए थे, वहां के लोग यहाँ आते थे, हमने उनकी संस्कृति को जाना है और अपनाया भी है ना। इस तरह से भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में यानी कि दक्षिण किस तरफ लग रहा है? यहाँ, और एशिया इस तरफ का एरिया जो हमारा है, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे संबंध हमेशा से रहे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 28 राज्य, पहले 29 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं मतलब मिला लिया गया तब 28 हो गए, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, है ना। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका, मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। इसको बोलते हैं पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आप इसको एटलस में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जाना कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत में किस तरीके से सभ्यता विकसित हुई, उसके भारत के पड़ोसी देशों से संबंध क्या थे।